आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर कवर करेंगे जो होगा समास। यह आपके सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। हिंदी के बाकी और सारे चैप्टर ऑलरेडी अपलोड है और अगर आप उनको लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं या फिर उनका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। आज की इस वीडियो में बात करने के समास के बारे में। समास मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, मतलब कि उसे छोटा कर देना। और समास में होता क्या है कि शब्द मिलकर के तीसरा शब्द बनाते हैं, दो शब्द मिलकर के तीसरा कोई शब्द बनाते हैं। मतलब कि अगर आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे शब्दों का मेल होके कोई तीसरा शब्द बन रहा है, लेकिन अगर इसी तरह की एक कंडीशन होती है संधि में भी, कई बार आपसे पूछा जाता है, तो संधि में क्या होता है कि वर्णों का मेल होता है। वर्ण मतलब कि क, ख, ग, तो संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। ये डिफरेंस है, समास में शब्दों का मेल होता है। समास में अक्सर आप देखेंगे कि दो शब्द होते हैं, तो पहले वाले को प्राथमिक कहेंगे, दूसरे वाले को द्वितीयक शब्द आप कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले और क्वेश्चन पूछा जाता है समास के भेद के बारे में। तो समास के 6 प्रकार होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं, जिसमें से पहला है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा द्वंद्व और छठवां है बहुव्रीहि। आपको ये नंबरिंग नहीं याद रखनी है, बस आपको याद रखना है कि समास 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब देखेंगे पहले समास के बारे में, जो कि होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में होता क्या है कि इसका पहला जो शब्द होता है, जैसे हमने आपको बताया कि 2 शब्द होंगे, तो इसमें जो पहला शब्द होगा ये प्रधान होगा और ये अव्यय होगा। अव्यय क्या होता है, तो अव्यय के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप अव्यय वाली वीडियो देख सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा बता दें कि ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन और कारक से कोई फर्क नहीं पड़ता है उन्हें हम कहते हैं अव्यय। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे यथाशक्ति, यथाक्रम, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, आजन्म, तो इन तरह के शब्द जहां पर भी जिस समास में भी आएंगे वो होगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास को याद रखने का बस एक ही तरीका है, ये कुछ शब्दों को याद रख लीजिए। यथा, प्रति, आ, तो जहां पर भी ये शब्द आ जाए, यथा आ जाए, प्रति आ जाए या फिर आ जाए, वहां पे होता है अव्ययी भाव समास। वीडियो में बने रहिए, वीडियो के लास्ट में जब आपके सामने एक्सरसाइज आएगा तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है तत्पुरुष समास। तो देखेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। तो तत्पुरुष समास आप देखेंगे कि ये दूसरा समास है और इसमें क्या होता है कि दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि 2 पद होंगे, 2 शब्द होंगे, तो इसमें से दूसरा वाला जो पद होता है ये प्रधान होता है। इनके बीच में एक विभक्ति का प्रयोग होगा। विभक्ति, विभक्ति के लिए अगर आपने कारक पढ़ा है, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध काके की, अधिकरण में पे पर, तो ये विभक्तियों का इसमें लोप होता है। जैसे यहाँ आप देखेंगे राजा का पुत्र हो गया राजपुत्र, राजा का महल हो गया राजमहल, तो यहाँ पे किस चीज का लोप हो गया है? लोप मतलब क्या खत्म हो गया है, तो का खत्म हो गया है। तो इस तरह आप देखेंगे कि तत्पुरुष में विभक्तियों का लोप होता है और आप इसी से पहचान पाएंगे कि यहाँ पे तत्पुरुष समास है। इसमें अगर आप देखेंगे तो के लिए विभक्ति है। तो यहाँ पे जो तत्पुरुष समास होता है ये 6 प्रकार का हो जाता है। वैसे आप कारक 8 प्रकार का होता है, लेकिन इसमें कर्ता और संबोधन वाला हट जाता है, तो यहाँ पे जो तत्पुरुष समास है ये केवल 6 प्रकार का होता है। यहाँ पे देखेंगे तत्पुरुष समास के जो 6 भेद होते हैं उनके बारे में। जैसे होता है कर्म, कर्म तत्पुरुष, तो कर्म में क्या होता है, को आता है। करण में क्या आता है, से आता है। संप्रदान में क्या आता है, के लिए। आपादान में क्या आता है, से अलग। ये अगर आपने विभक्ति पढ़ा हो तो आपको याद होगा। संबंध में का, के, की। अधिकरण में, पे, पर।
तो ये है, जैसे राजा का पुत्र था तो वो कौन सा तत्पुरुष होगा, संबंध तत्पुरुष होगा, क्योंकि इसमें जो का है इसी में आता है। तो ये देखा आपने तत्पुरुष। तत्पुरुष में होगा क्या कि अंतिम वाला जो पद होगा वो प्रधान होगा, और इसमें जो बीच में विभक्ति का लोप होता है। एक एक को देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो पहला है कर्म तत्पुरुष समास। तो कर्म तत्पुरुष समास में इसमें क्या छिपा रहेगा, बीच में को छिपा रहेगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया है कि जो कर्म तत्पुरुष होता है उसमें क्या छिपता है, को। कर्ता ने कर्म को होता है, करण से होता है, तो ये यहाँ पे कर्म में को छिपा होगा। तो जैसे रथ चालक मतलब रथ को चलाने वाला, ग्रामगत मतलब कि ग्राम को गया हुआ, स्वर्ग प्राप्त मतलब कि स्वर्ग को प्राप्त। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन सा शब्द का लोप हो रहा है, को का। देश को गया हुआ मतलब कि देशगत, जन को प्रिय मतलब कि जनप्रिय। तो इन सब समासों में आप देखेंगे कि को विभक्ति का लोप हुआ है। तो जहां पर को विभक्ति का लोप होगा वो हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। मतलब कि आपको पहले देखना है कि वहां पे क्या किसी विभक्ति का लोप हुआ है। अगर किसी भी विभक्ति का लोप हुआ है तो तत्पुरुष हो गया, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष है, तो ये कर्म है, क्योंकि यहाँ पे को विभक्ति का लोप हुआ है। अब देखेंगे अगला करण तत्पुरुष। तो करण में क्या होता है, या तो से दिखेगा या फिर के द्वारा दिखेगा, ये दो शब्द दिखते हैं करण में। तो इसमें आप देखेंगे उदाहरण, स्व द्वारा रचित मतलब अपने द्वारा रचित, तो ये होता है स्वरचित। मन से चाहा, मन चाहा। शोक से ग्रस्त, शोकग्रस्त। धन से हीन, धनहीन। रस से भरा, रस भरा। भय से आकुल, भयाकुल। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन से शब्द का लोप हो रहा है, कौन सा शब्द गायब हो जा रहा है, तो से। तो ये जो से लोप होता है या फिर के द्वारा लोप होता है, ये होता है करण तत्पुरुष। यहाँ पे दो ही शब्द होगा, के द्वारा या फिर से का लोप। आगे बढ़ते हैं, ये है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास चौथा है और तीसरा होगा इसके लिए, और इसमें होता है के लिए। जो जिस विभक्ति का लोप होगा वो होती है के लिए। के लिए जो विभक्ति होगी इसका लोप हो जाता है। जैसे कि विद्या के लिए आलय, तो यहाँ पे के लिए का लोप हो जाएगा विद्यालय। रसोई के लिए घर, रसोई घर। विश्राम के लिए गृह, विश्राम गृह। प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति का लोप हो रहा है, के लिए। तो जहाँ पे के लिए विभक्ति का लोप होगा वो होगा संप्रदान तत्पुरुष समास। देखिए जरूरी है कि इसके लिए आपने अगर कारक वाले वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पे आपको कारक वाली वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले तत्पुरुष समास की तरफ, और ये है आपादान तत्पुरुष समास। आपादान में क्या होता है कि आपको से ही देखने को मिलता है। करण में भी आपने देखा कि आपको से ही देखने को मिलता था। तो आपादान और करण में डिफरेंस ये है कि इसमें के द्वारा का मतलब समझ में आता है, जैसे कि उसके द्वारा काम हो रहा है। लेकिन जो आपादान में से आता है, इससे ये पता चलता है कि उससे अलग होने की बात की गई है। तो जैसे पाप से मुक्त, जैसे ये पाप से अलग हो रहा है, तो यहाँ पर भी से का विलोम हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो ये होगा पाप मुक्त। देश से निकाला, देश निकाला। पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। पद से च्युत, पद च्युत। रोग से मुक्त, रोग मुक्त। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि से विभक्ति का ही लोप हो रहा है। तो आपको मतलब कि इसका अर्थ समझने में सावधानी बरतनी होगी। केवल से देखकर आप इसका अर्थ नहीं बता सकते कि से तो करण का भी होता है और अपादान का भी होता है, तो इसलिए जरूरी है कि आप इसका अर्थ समझे। पद से हटाना मतलब अलग किया जा रहा है। रोग से मुक्त मतलब रोग से अलग हो रहा है। पद से भ्रष्ट मतलब पद से अलग हो रहा है। देश से निकाला मतलब कि देश से निकाला जा रहा है। तो जहाँ पे दूर होने वाली बात आए और वहाँ पे से विभक्ति हो, तो यहाँ पे होता है आपादान तत्पुरुष समास। बढ़ते हैं आगे, अगला है संबंध तत्पुरुष समास। तो संबंध तत्पुरुष समास में आपको तीन शब्द मिलेंगे, का, के, की। का, के, की। यहाँ पे यही शब्द मिलते हैं, जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। लोक का तंत्र, लोकतंत्र। जल की धारा, जलधारा। मूर्ति की पूजा, मूर्ति पूजा। देश की रक्षा, देश रक्षा। सीमा की रेखा, सीमा रेखा।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये संबंध तत्पुरुष में क्या होगा, का, के या फिर की का लोप होता है। तो ये हो गया संबंध तत्पुरुष समास। अब अंतिम है और ये है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण में क्या होता है कि आपको दो शब्दों का लोप दिखेगा, या तो में होगा या फिर पर होगा। जैसे कार्य में कुशल, कार्य कुशल। वन में बास, वनवास। आत्मा पर विश्वास मतलब आत्मविश्वास। जल में मग्न मतलब जलमग्न। शरण में आगत मतलब शरणागत। आनंद में मग्न मतलब आनंद मग्न। आप पर बीती मतलब कि आप बीती। तो ये होता है अधिकरण तत्पुरुष, जिसमें आपकी दो शब्दों का आपको लोप मिलेगा, में और पर का। देखिए, अगर आप इस वीडियो को, जो ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर आप इसे लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना चाहिए। हो सके वहाँ पे अगर आपको किसी ऐप का लिंक मिलता है तो आप ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये देखा आपने तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के कुछ उपभेद भी होते हैं, जिसमें एक होता है नत तत्पुरुष समास, और नत तत्पुरुष समास भी दो तरह के होते हैं, उपपद और लुप्त पद। तो अभी आपने तत्पुरुष का जो भेद देखा वो 6 प्रकार का होता है, लेकिन जब तत्पुरुष समास के उपभेद बताए जाते हैं तो ये भी नत में 2 तरह का हो जाता है। इसमें सबसे पहले देखेंगे उपपद तत्पुरुष समास के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि उत्तर पद में, जो उत्तर पद होती है, इसमें स्वतंत्र रूप में कोई शब्द प्रयोग न होकर के प्रत्यय के रूप में लगता है। जैसे कि नभचर, क्रियतज्ञ, कृतज्ञ, जलद, लकड़हारा इत्यादि। तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये उतना पूछा नहीं जाता है, फिर भी हम पूरी तरह कवर कर रहे हैं तो हम कुछ छोड़ना नहीं चाहते। लुप्त पद में क्या होता है कि इसमें कोई भी कारक चिन्ह अकेला लुप्त न होकर पूरे पद के सहित लुप्त हो जाता है। जैसे दही में डूबा हुआ बड़ा, तो इतना शब्द लुप्त हो रहा है, दही बड़ा। ऊंट से चलने वाली गाड़ी, तो इतना शब्द लुप्त हो रहा है, ऊंट गाड़ी। पवन से चलने वाली चक्की, तो इतना गायब हो रहा है, पवन चक्की। तो ये भी तत्पुरुष समास में आते हैं। एक होता है नत तत्पुरुष समास, जो कि कई बार पूछा गया है। कारण ये भी है कि कई लोग इसे पढ़ते नहीं है, क्योंकि उन्हें पढ़ाया नहीं जाता। तो नत तत्पुरुष समास के बारे में आप जान लीजिए। इसे नत समास भी कहा जाता है, कहीं कहीं इसे केवल नत समास भी कहा जाता है। इसका पहचानने का तरीका ये है कि यहाँ पे आपको निषेधात्मक मिलेगा, मतलब नकारात्मक चीज मिलेगी। न सभ्य, न आदि, न संभव, न अंत, मतलब किसी भी चीज में निगेटिव चीज मिलेगा। जैसे न सभ्य में क्या होता है, असभ्य। न आदि मतलब अनादि। न संभव मतलब असंभव। न अंत मतलब कि अनंत। तो यहाँ पे आपको जहाँ पर निगेटिव चीज मिले, जहाँ पे किसी नकारात्मक की बात की गई हो, तो वहां पे हो जाता है नत तत्पुरुष समास, या फिर आप इसे नत समास भी कहते हैं। तो ये यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं और कई लोग ट्रिक नहीं कर पाते। कारण ये होता है कि वो इसे कंप्लीट नहीं पढ़ते हैं। अब बढ़ेंगे अगले समास की तरफ, जो होगा तीसरा, और ये होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में देखिए 2 चीजों का आपको ध्यान देना होगा, विशेषण विशेष्य का। तो अगर आपने इसके विशेषण वाली वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए वहां से, और विशेषण विशेष्य अगर आप समझ जाएंगे तो कर्मधारय में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए होता क्या है, इसमें 2 शब्द आएंगे जिसमें उपमेय उपमान की बात होगी या फिर विशेषण विशेष्य की बात होगी। जैसे कि एक शब्द होगा, उसकी विशेषता बताई जाएगी। जैसे कि आम हरा है, हरा है, तो ये हो गया विशेषण, मतलब ये आम की विशेषता बता रहा है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो हो जाएगा विशेष्य। तो यहाँ पे जब इस तरह का शब्द प्रयोग होगा, कोई ऐसा शब्द जिसमें किसी शब्द की विशेषता बताई जा रही है या फिर उसको किसी के समान बताया जा रहा है, तो वहां पे होगा कर्मधारय समास। या फिर ये समझिए कि जहां पे किसी की तुलना किसी से की जाएगी वहां पे होगा कर्मधारय समास। उदाहरण देखेंगे, उदाहरण से ज्यादा समझ में आएगा। कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। तो आप देखेंगे जो कमल है इसके समान बताया गया है किसी के चरण को। इसका अगर एक शब्द देखे, समास देखे, तो हो जाएगा चरण कमल, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। नीला है जो गगन, जो गगन है उसको नीला के समकक्ष बताया गया है, ये हो जाएगा नील गगन। चंद्र जैसा मुख, चंद्रमुख। पीत है जो अंबर, मतलब कि कोई आकाश है और वो पीला है, चाहे जो कोई कपड़ा है वो पीला है, जो तो इसे हम पीताम्बर कहेंगे।
महान है जो आत्मा, महात्मा। लाल है जो मणि, लाल मणि। महान है जो देव, मतलब कि महादेव। तो कर्मधारय समास में आपको क्या देखना है कि जहाँ पे विशेषता बताई जाएगी, जैसे कोई आत्मा है महान है, अंबर है पीला है, मुख है चंद्र जैसा है, गगन है नीला है। तो इस तरह को पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका ये हो सकता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का एक्सरसाइज करना होगा। तो इस तरह कर्मधारय में उपमेय उपमान या फिर विशेषण विशेषक की देख करके आपको ट्रिक करना होगा। अब बढ़ेंगे अगले समास की तरफ, जो होता है द्विगु समास। और द्विगु समास का पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसमें क्या होता है कि जो पहला पद होता है ये संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक का मतलब 1 2 3 4 5 20 50। तो इस तरह जो पहला पद होगा वो संख्यावाचक होगा। तो जहां पर भी संख्यावाचक का बात समझ में आती है वहां पे आप द्विगु समास को ट्रिक कर सकते हैं। जैसे नवग्रह, मतलब कि 9 ग्रहों का समूह। तो यहाँ पे क्या आ गया 9, तो क्या हो गया ये द्विगु समास। 2 पहरों का समाहार, मतलब कि दोपहर। तो यहाँ पे जो शब्द आया 2 आया है, यानी कि हो गया द्विगु समास। 3 वेड़ियों का समूह, मतलब कि त्रिवेणी। यहाँ पे 3 की बात की गई है, त्रि कहा गया है, यानी कि द्विगु समास। 5 तंत्रों का समूह, मतलब कि पंचतंत्र। यहाँ पर भी 5 आया है, तो ये हो गया द्विगु समास। 3 लोकों का समाहार, मतलब त्रिलोक। तो यहाँ पर भी हो गया द्विगु समास। 100 शब्दों का समूह, मतलब कि शताब्दी। तो ये हो गया द्विगु समास। यानी कि जहां पे नंबरिंग आ जाएगा वहां पे हो जाता है द्विगु समास। अब देखेंगे द्वंद्व समास के बारे में। तो द्वंद्व समास में क्या होता है कि जो दोनों पद होते हैं दोनों प्रधान होते हैं। जैसे कि माता पिता, माता पिता जो दोनों शब्द होंगे ये दोनों शब्द प्रधान होंगे। माता पिता को अगर आप लिख सकते हैं इस तरह, माता और पिता, तो ये दोनों शब्द प्रधान होते हैं। तो इसमें बस आपको यही देखना है कि इसको पहचानने का तरीका ये है कि बीच में आपको हाइफन मिल जाता है। दोनों शब्द अलग अलग होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि एक ही हो। अगर हर इस तरह दिया हो तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक हर की बात की गई है। लेकिन अगर यहाँ पे दोनों शब्द अलग अलग हैं और बीच में हाइफन से जुड़े हैं तो ये द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद अक्सर देखा जाता है कि विलोम होते हैं एक दूसरे के, लेकिन हर बार ये विलोम नहीं होते हैं, इसलिए आपको विलोम वाले ट्रिक लेके नहीं चलना है। जैसे जल और वायु, मतलब कि जलवायु। यहाँ पे देखिए दोनों शब्द हैं। पाप और पुण्य, मतलब कि पाप पुण्य। नर और नारी, मतलब कि नर नारी। गुण और दोष, मतलब कि गुण दोष। देश और विदेश, मतलब कि देश विदेश। तो कई बार ये विलोम होते हैं लेकिन बार बार नहीं होते हैं। जरूरी है कि आप इसे इस तरह पहचानिए कि इसमें 2 शब्द हैं और दोनों अपने अपने जगह प्रधान हैं। अब देखेंगे अंतिम समास के बारे में, और ये है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में होता क्या है कि इसमें 2 शब्द तो मिलते हैं, 2 शब्द तो मिलते हैं, लेकिन ये दोनों शब्द मिलकर कोई तीसरा शब्द बना देते हैं जो इनसे बिल्कुल अलग होता है, इसमें इनका कोई मतलब भी नहीं होता है। तो जब इस तरह की कंडीशन आए कि जब जो तीसरा शब्द बने ये किसी और की तरफ डिनोट करे, मतलब किसी और की तरफ इशारा करे, तो वहां पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्योंकि आप समास में देखते आ रहे हैं कि हर जगह तीसरा शब्द बन रहा है, लेकिन ये तीसरा शब्द किसी और की तरफ जब इशारा करने लगेगा तो वहां पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। जैसे कि अगर बात की जाए लंबोदर की, लंबोदर, तो ये हो जा सकता है लंबा है जिसका उदर, लेकिन लंबोदर कहने पे हमारे दिमाग में क्या आ जाता है, गणेश जी। अगर आ जाता है दशानन, मतलब जिसके पास 10 सिर हो, लेकिन दशानन कहने का क्या मतलब है, रावण, केवल रावण को ही हम दशानन कहते हैं। तो इस तरह जब तीसरा शब्द बने लेकिन उसका जो अर्थ है वो किसी और के बारे में बताने लगे, तो इस तरह को हम कहेंगे बहुब्रीहि समास। जैसे गज का आनन है जिसका, गजानन। परीक्षा में आपसे सीधे पूछा जाएगा नीलकंठ में कौन सा समास है, तो आपको ये जानना होगा कि इसका अर्थ होता है नीला है कंठ जिसका। ये आपको अपने मन से करना है, परीक्षा में कभी ये नहीं दिया जाएगा। परीक्षा में हमेशा इधर वाला ये दिया जाएगा, चतुर्भुज को बताइए कि ये क्या है, कौन सा समास है। तो नीला है कंठ जिसका, तो बात हो रही है शिव की। लंबोदर, लंबोदर मतलब लंबा है जिसका उदर, तो ये किसका है, गणेश जी का, तो इनको हम लंबोदर कहते हैं। दशानन,
10 है आनंद जिसके, यानी कि रावण। चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला बिछड़ो। पीताम्बर पीले हैं वस्त्र जिसके, यानी कि कृष्ण। चक्रधर मतलब चक्र को धारण करने वाला, यानी कि बिछड़ो। तो जहां पे कोई तीसरा शब्द ऐसा आएगा जो कि किसी और की तरफ डिनोट करे, किसी और की तरफ इशारा करे, तो वो हो जाते हैं बहुब्रीहि समास। यहाँ पे थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी होगी, कई ऐसे भी समास हैं जहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, तो हम बता देते हैं। पहला कंफ्यूजन होता है कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में। जैसे अगर आप एक शब्द ले लेते हैं नीलकंठ, नीलकंठ, तो अगर इसका आप विच्छेद करते हैं तो पहला विच्छेद होता है नीला है जिसका कंठ, यानी कि नीला है जिसका कंठ। अब किसी के बारे में बात हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बहुब्रीहि, क्योंकि जब किसी तीसरे के बारे में बात होगी, क्योंकि ये भगवान शंकर के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन अगर कहा जाए कि नीला है कंठ, अगर इसका हम संधि विच्छेदी समास विच्छेदीय करें, नीला है कंठ, मतलब कि विशेषता बताई गई है कंठ की कि वो कंठ कैसा है, नीला है। तो जहां पे विशेषता बताने वाली बात आती है वहां पे क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। यानी कि आप देख सकते हैं एक ही चीज, एक ही शब्द जो नीलकंठ है, एक बार कर्मधारय भी है और एक बार बहुब्रीहि भी है। तो वहां पे जैसे कि आपको परीक्षा में अब क्या करना है, तो परीक्षा में आपको सबसे पहले ऑप्शन पे ध्यान देना होगा। कई बार ये होता है कि दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलते हैं। जब ऐसा विवाद वाला क्वेश्चन होगा तो वहां पे दोनों ऑप्शन आपको एक साथ नहीं मिलेंगे। अगर मिलता भी है तो आपको क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से दिखाया जाएगा। जैसे कि नीलकंठ ने, देखिए अगर यहाँ पे ये हो कि नीलकंठ ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया, अगर ये वाक्य हो कि नीलकंठ ने आशीर्वाद दिया, तो जाहिर सी बात है कि इस नीलकंठ ने आशीर्वाद दिया, अगर एक पूरा वाक्य दिया गया है और पूछ रहा है कि इसमें नीलकंठ में कौन सी समास है, तो 100% ये बहुब्रीहि है। बहुब्रीहि क्यों है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के बारे में बात की गई है, और जो ये व्यक्ति है बस एक ही व्यक्ति है, भगवान शंकर को हम नीलकंठ कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है। केवल पूछ लेगा कि नीलकंठ में कौन सा समास है, तब तो आपको ऑप्शन पे डिपेंड होना होगा। ऑप्शन में कर्मधारय और बहुब्रीहि में दोनों में से एक ही मिलेगा। लेकिन अगर इस तरह वाक्य दे देता है कि नीलकंठ ने आशीर्वाद दिया, नीलकंठ ने डांस किया, नीलकंठ ने डमरू उठाया, तो वहां पे नीलकंठ का मतलब किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, और नीलकंठ कौन व्यक्ति है, केवल भगवान शंकर, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो आपको ऑप्शन पे कई जगह ध्यान देना होगा और कई जगह आपको जो शब्द दिया गया है उस पर भी ध्यान देना होता है। अब इसी तरह एक कंफ्यूजन आती है द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में। द्विगु में आपने क्या देखा, नंबर आते हैं, जो पहला शब्द होगा संख्यावाचक होगा 1 2 3 4, और बहुब्रीहि में आपने क्या देखा कि किसी और के तरफ संकेत करता है। जैसे बात हो रही है चतुर्भुज की, चतुर्भुज मतलब अगर आप इसका संधि विच्छेद करें 4 भुजाओं का समूह, 4 भुजाओं का समूह, तो हम चतुर्भुज कहेंगे। तो ये हो जाएगा द्विगु समास। और द्विगु क्यों, द्विगु इसलिए क्योंकि यहाँ पे 4 भुजाओं की बात की गई है, तो ये हो गया द्विगु समास। लेकिन अगर चतुर्भुज का जो संधि विच्छेद या विच्छेद हम इस तरह करें कि 4 हैं भुजाएं जिसकी, तब इसका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि, क्योंकि 4 भुजाएं किसकी है, भगवान विष्णु की। तो यहाँ पे मतलब कि हो गया बहुब्रीहि समास, क्योंकि किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ संकेत कर रहा है। तो यहाँ पर अगेन आपको वही करना है, आपको एग्जाम में देखना होगा ऑप्शन क्या है। और दूसरी चीज ये कि आपको अगर वाक्य दिया जाता है कि वो चतुर्भुज था या फिर इस तरह, तो जहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात होने लगेगी तो बहुब्रीहि होगा। और क्योंकि प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि आपको यहाँ पे उसका ये विच्छेद नहीं दिया होता है, सीधे आपसे पूछा जाएगा चतुर्भुज में समास है, ऑप्शन दे दिया जाएगा, लेकिन ऑप्शन में आपको द्विगु मिलेगा या फिर बहुब्रीहि मिलेगा, दोनों में से एक ही मिलता है। तो इस तरह आप बड़े ही आसानी से इसको पहचान पाएंगे। अब आपको वहाँ पे ये लेके नहीं बैठ जाना है कि नहीं यहाँ पे तो बहुब्रीहि होगा, बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं है, तो इस तरह की गलती आपको नहीं करना है। अब एक डिफरेंस और आप जान लीजिए द्विगु और कर्मधारय में। द्विगु में क्या होता है, हमेशा संख्यावाचक आता है,
जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम आती है वो हम सब बता दे रहे हैं आपको, ताकि आपका कोई भी एग्जाम हो किसी भी लेवल का, जहाँ पे हिंदी ग्रामर पूछा जा रहा है तो वहाँ पे आपको परेशानी ना उठानी पड़े। तो जो द्विगु होता है ये संख्यावाचक होता है, और कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण विशेष्य होता है, मतलब कि विशेषता बताई जाती है। तो लेकिन यहाँ पर भी कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो कि परेशान करते हैं, जैसे कि नवरात्र। नवरात्र अगर आप देखेंगे कि अगर नवरात्र का ये हम विच्छेद करते हैं कि नवरात्रों का समूह, तो ये हो जाएगा द्विगु, क्योंकि ये संख्या की बात की गई है। लेकिन नवरात्र की ऐसा हम विच्छेद कर दें कि 9 वाली रात, ये तो मतलब ऐसी रात है जिसके 9 के बारे में बात की गई, विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्मधारय। रक्तोपल मतलब रक्त है जो उत्पल। तो इस तरह आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे ध्यान देना होगा परीक्षा में, और आपको शब्दों पर और उसके आने वाले अर्थों पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो चलिए, ये तो हो गई वीडियो। अब देखेंगे इसके एक्सरसाइज के बारे में। यहाँ पे हम समास के जो भी क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको कवर करेंगे, और ज़रूरी ये है कि आप अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए अगर आपको आता है तो। पहला क्वेश्चन है समास का कि जलमग्न शब्द में कौन सा समास होगा। जलमग्न में ये आपको बताना है, कमेंट करके बताइए, और इसके लिए आपको केवल मिलेगा 2 सेकेंड। तो जलमग्न में आप देखेंगे कि इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो सही उत्तर होगा जल में मग्न। जल में मग्न यानी कि ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगर ये पूछ लिया जाए यहाँ पे कि ये तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष है, क्योंकि आपने देखा तत्पुरुष में 6 समास होते हैं, तो तत्पुरुष में कौन सा समास है अगर ये पूछ लिया जाए तो यहाँ पे आप शब्द देखिए, जल में मग्न। तो में किस में आता है, तो में पर। ये किस में आता है, अधिकरण में। अधिकरण में यानी हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। इसके लिए एग्जैक्ट उत्तर होगा अधिकरण तत्पुरुष समास, ये होगा जलमग्न का। अगला है कि जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे हम क्या कहते हैं, मतलब कि जिसमें दूसरा वाला पद प्रधान हो। तो आप देखेंगे कि अव्ययी वाली में पहला होता है, तत्पुरुष में दूसरा होता है, द्वंद्व में दोनों होते हैं, और बहुब्रीहि में तीसरा होता है। तो अब आप खुद देख लीजिए, केवल एक ही ऑप्शन सही है, तत्पुरुष समास। अगला है प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होगा। तो देखिए हमने एक शब्द बताया था प्रति, अगर आपको याद हो तो प्रति किस में होगा आप कमेंट करके बताइए। ये होगा अव्ययी भाव समास में। यथा, यावत, प्रति, ये शब्द जहां पे आ जाए वो होगा अव्ययी भाव समास। इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है। अब द्विगु में क्या होता है कि आप देखते हैं कि जहां पे बात की जाती है संख्या की, संख्यावाचक, तो कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें संख्या की बात की गई है। तो इसका उत्तर तो आप खुद ही कमेंट करके बता पाएंगे, कितना आसान क्वेश्चन है। तो आप कमेंट करके बताइए, सही उत्तर होगा चतुर्भुज, क्योंकि यहाँ पर ही संख्या की बात की गई है, बाकी और कहीं संख्या की बात नहीं की गई है। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है और जिसका अन्य अर्थ प्रधान होता है, मतलब तीसरा अर्थ प्रधान हो जाए, तो तीसरा वाला किस में आता है, जहां पे किसी तीसरे की तरफ संकेत की बात आती है, उसे हम क्या कहते हैं। तो कमेंट करते रहिए, जो लोग ऑफलाइन भी देख रहे हैं वो भी कमेंट करते रहें। सही उत्तर होगा बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास होगा क्योंकि इसमें आपने देखा लंबोदर, गजानन, इस तरह के शब्द आते हैं। ब्रजपाणी, ब्रजपाणी में कौन सा समास है, ब्रजपाणी। तो इसमें आप देखेंगे कि ये किसी खास व्यक्ति की तरफ बात की जा रही है, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची होता है तथा उसमें समुदाय का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं, मतलब पहला पद संख्यावाचक किसमें होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधा उत्तर बताइए। तो संख्यावाचक होता है बस द्विगु में, जैसे चौराहा, पंचवटी, तो इस तरह के जो शब्द आते हैं द्विगु में होते हैं। अगला है कि जय पराजय में कौन सा समास है, जय पराजय। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, खास करके समास जो बेहद आसान होता है ये होता है द्वंद्व। चलिए कमेंट करके बताइए माता पिता में कौन सा समास है, माता पिता में कौन सा समास है, कमेंट करके बताइएगा।
जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? दोनों पद प्रधान। तो देखिए द्विगु में क्या होता है, दोनों पद प्रधान तो होते हैं लेकिन इसमें और किसी तीसरे की बात नहीं की जाती है। द्विगु में नंबरिंग होता है, द्विगु में क्या होता है, संख्यावाचक होता है, प्रधान नहीं होता है। द्वंद्व में दोनों होते हैं, इसमें बाद वाला होता है और इसमें प्रधान की बात होती है बाद वाले में, यानी कि दोनों की बात की गई है, सही उत्तर होगा द्वंद्व। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए और इसके और भी पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। थैंक यू।